गौरव आर्या, रोटियां इस बहाने समय कम है प्रियंका जी। गौरव आर्या, मैं 2 पॉइंट बोलूंगा, मुझे थोड़ा सा मैं मिसकोट हो गया। देखिए, बात यह है कि जब मैं कह रहा था कि 2 लाख लोग और लगा के नहीं होगा, यानी कि 2 किस्म के ऑपरेशन होते हैं, एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे और एक हिंटरलैंड पे। लाइन ऑफ कंट्रोल मैक्सिमम साउथ ऑफ पीर पंजाल है, जम्मू के इलाके में, कश्मीर में कम है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, तो जनरल जीडी बख्शी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट हिंटरलैंड ऑपरेशन। जब आपने प्रेशर वहां से हटाया तब वहां पे लोग आए। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइन ऑफ कंट्रोल। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा था। टेरेन बिल्कुल अलग है, कश्मीर घाटी है। अगर आप श्रीनगर में जाएंगे आपको दिल्ली जैसी सड़कें दिखेंगी, पहाड़ी इलाका नहीं है वो घाटी का इलाका है। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि ये आपके जो प्रवक्ता वो कह रहे थे कि 1,80,000 जो कमी, ये एक्चुअली कोविड टाइम पे चल रही थी, क्योंकि कोविड टाइम में 2-2.5 साल 3 साल भर्ती नहीं हुई। दिस इज अ रिपल इफेक्ट। अब लोगों को लाया जा रहा है अचानक, क्योंकि आपका पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एक दिन आपने लाख बंदे हायर करके अगले दिन निकाल दिए। वो कोविड टाइम से ये रिपल इफेक्ट आ रहा है। इसमें किसी की भी गलती नहीं है, इसमें किसी भी गलती नहीं, क्योंकि वहां पे सब कुछ शट डाउन था कोविड टाइम्स पे। ट्रेनिंग, क्योंकि इतने लोग जाने उनकी जा रही थी। सो आई जस्ट वांटेड टू पुट इट नाविका इन दैट करंट पर्सपेक्टिव। देखिए, जो करवा रही है वो साफ सीधी बात है, पाकिस्तानी आर्मी करवा रही है, और हमें जवाब जो है पाकिस्तानी फौज को ही देना पड़ेगा। बालाकोट एक अच्छा कदम था, सर्जिकल स्ट्राइक्स एक अच्छा कदम था, लेकिन वो जवाब दिया था हमने टेररिस्ट्स को। तो पाकिस्तान को एज अ स्टेट कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं फर्क पड़ा। क्योंकि जो जनरल्स प्लान कर रहे हैं, जो ये सारी चीजें प्लान कर रहे हैं, उनके लिए आतंकवादी एक डिस्पोजेबल एसेट है। आपने आतंकवादी लाए, आपने उनको भेजा, वो तो मरने के लिए आए हैं। अब देखिए, जो 3, 4, 5 आतंकवादी थे इसमें शामिल, जिन्होंने ये 27 लोगों की जानें ली हैं, आर्मी उनको मार देगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों में। वो कहीं नहीं जाएंगे, वो मर जाएंगे। अच्छा होगा क्या इससे? पाकिस्तान और भेज देगा, और वो टेरेन ऐसा है कि वहां पे आप 5 लाख फौज और डाल लें, फिर भी वहां से जगह आ जाएगी निकलने, अंदर घुसने की। माउंटेन के टेरेन में आप कितने भी लोग डालें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वहां पे 3 टियर की एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगा रखी है, लेकिन माउंटेन्स में होता है, सच इज द नेचर ऑफ माउंटेन्स। एनीवे, बेसिक बात यह है कि जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी को पनिश नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तानी फौज को आप पनिश नहीं करेंगे, उसको सजा नहीं देंगे, ये मामला नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकेगा। आप मार दीजिए, आप 10,000 लश्कर तैयबा वाले मार दीजिए, ये फिर शुरू कर देंगे 6 महीने के बाद। जब तक पाकिस्तानी फौज की लाशें नहीं गिरेंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला नाविका। ये जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है हम आज से कर रहे हैं, ये अर्ली 90s से हुआ है। ये अर्ली 90s से, यानी कि इसको 30 साल से ऊपर हो गए। हम 30 साल से ऊपर से आतंकवादी मार रहे हैं। 100 मारते हैं, फिर 100 आ जाते हैं, 100 मारते हैं, फिर आ जाते हैं। ये रोज, एक जमाने में 2,000 मारते थे, 2,000 आते थे, 1,000 मारते, 1,000, 500, अब 100 मार रहे हैं, 100 आ रहे हैं। और ये लगातार आते चले जाएंगे, क्योंकि 30,000 मदरसे पाकिस्तान के अंदर है, रजिस्टर्ड 30,000 मदरसे हैं, और उतने ही अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजता है, या अगले 100 साल तक हमारे साथ जिहाद लड़ सकते हैं। तो जिहाद की फैक्ट्री चलाता कौन है? जनरल आसिम मुनीर चलाता है। अगर आप सरकार, कोई, मुझे नहीं पता सरकार क्या करने वाली है, बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू सच थिंग्स, और वो हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन होगा। लेकिन जब तक सरकार डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी को चोट नहीं पहुंचाएगी, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, ये फिर वही ढाक के 3 पात, ये 6 महीने बाद फिर ये चीज होने वाली है। यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी, वरना आप भूल जाइए कि कुछ होगा लॉन्ग टर्म। बड़ी बात कह रहे हैं आप गौरव आर्या जी। और मैं अजय आलोक जी आपसे पूछूंगी, बहुत सीधी तरीके से आज गौरव आर्या जी ने समझाया है कि हम ये करते रहेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक होंगे, हम उनके लॉन्च पैड्स खत्म करेंगे, आज खत्म करेंगे, 2 महीने में और ऐसे लॉन्च पैड्स जहां से टेरर एक्सपोर्ट होगा वो आता रहेगा। हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पाकिस्तानी एक्टर आके फिल्में बनाते हैं, फिल्में रिलीज करने की बात करते हैं, अमन का तमाशा यहां आए दिन होता रहता है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे अजय आलोक जी, कब तक और क्यों हम अपने बीएसएफ जवानों की परेड करवाते हैं वहां वाघा बॉर्डर पर? क्यों हमें वहां खड़े होकर सुनना है जीवे जीवे पाकिस्तान? क्यों ये एग्जीबिशन रोज चले? कितने और खून बहुत होंगे जब हम ये तय करेंगे कि हमें कुछ करना है, और कुछ करने में पाकिस्तान को मिटाना एक ऑप्शन हमारे सामने है जिसे हमें अंजाम देना पड़ेगा।
नविका जी, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे भूकंपीय परिवर्तन होते हैं, जो टेक्टोनिक शिफ्ट हम कहते हैं। तो निश्चित तौर पे कल की जो घटना हुई है उसमें बहुत चीजों पे सरकार विचार कर रही है, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे वो मिलिटरी लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे इवन ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे हो, चाहे इंडस नदी का पानी बंद करना हो, चाहे डिप्लोमेटिक कनेक्शंस खत्म करने हो, मिलिट्री एक्शन कितना लेना है, कंट्रोल मिलिट्री एक्शन लेना है, फुल स्केल मिलिट्री एक्शन लेना है। बात मैं भी सहमत हूं मेजर साहब से कि ये लॉन्च पैड्स हम कितने उड़ाएंगे, ये फिर बनाएंगे, वो तो जिहाद फैक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पूरे देश को पता है, पूरे दुनिया को पता है। बगल में अफगानिस्तान की भी इससे भी वही हालत हो रही है। पाकिस्तान कोई आज स्टेबल मुल्क नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट है। दूसरा पड़ोसी हम बदल नहीं सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते हैं कि उसको नक्शे से वाइप ऑफ कर दें। तो हम कितने कंट्रोल वे में जा सकते हैं, कितने हद तक जा सकते हैं, ये तो खैर एक हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन होगा। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई संबंध हमारा नहीं रहेगा और जितनी चोट हम पहुंचाएंगे वो उतना ब्लीड करेगा। मेरी चिंता यहां पाकिस्तान से नहीं है, मेरी चिंता यहां पाकिस्तान से, वो तो रजिस्टर्ड एनिमी है हमारा, वो करते रहेगा, हमको उसको जवाब देना है, हम उसे मारते रहेंगे। कुछ दिन ठीक रहेगा। देखिए 2019 के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद आज 2025, 6 साल बाद हुआ ऐसी घटना। अब उनको जितनी जोर से चोट पहुंचाएंगे उसके बाद कितने दिन तक शांत रहते हैं, इंटरनेशनल रिपरकशन क्या होता है। मेरी ज्यादा चिंता अपने घर के लोगों से लेके होती है। देखिए, इसको टेररिस्ट स्ट्राइक मत कहिए आप, ये टेररिस्ट स्ट्राइक है ही नहीं, ये बिल्कुल एथनिक क्लिंजिंग करने की कोशिश की गई है, जो मुर्शिदाबाद में की गई थी और वही आज यहां पे की गई है। और उसको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस के दामाद साहब जो खुलेआम आ जाके उन्होंने कहा कि चूंकि माइनॉरिटी को यहां पर सप्रेस किया जाता है, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है छतों पे या रोड पे निकल के, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हिंदुत्व की लहर में मुसलमान दब रहा है, इसलिए उनको गुस्सा चढ़ा, इसलिए आके उन्होंने आइडेंटिफाई किया और हिंदू समझ के मार दिए। एक्सप्लेनेशन देखिए इनका। रॉबर्ट वाड्रा को दिमाग इतना कम है, पता लगता है पूरा खानदान पे राहुल गांधी इफेक्ट है। वर्ल्ड में एक जगह बताइए, जहां पे एक जगह बता दीजिए जहां माइनॉरिटी को ऑप्रेस किया गया तो वो मेजॉरिटी को मारने लगते हैं। कोई ऐसी जगह है वर्ल्ड में? अरे हाँ, तो इतिहास है कि जहां माइनॉरिटी रही है, मुस्लिम रही है, वहां पे माइनॉरिटी खत्म हो गया। जहां क्रिश्चियन रहे, माइनॉरिटी रही है, वहां पे माइनॉरिटी खत्म हो गया। अकेला हिंदुस्तान में माइनॉरिटी फ्लरिश कर रहा है। और ये लॉजिक जितने की माइनॉरिटी को क्रश किया जा रहा है। और माइनॉरिटी नहीं है यहां पे, जैन नहीं है, बुद्ध नहीं है, सिख नहीं है। उनको किसने क्रश किया? सिख को भी तो क्रश किया कांग्रेस पार्टी ने ही। रॉबर्ट वाड्रा को ये नहीं पता है पोस्ट स्टेलाइजेशन मुसलमानों का किसने किया था? संजय गांधी ने किया। भागलपुर राइट्स का ऑर्डर किसने दिया? राजीव गांधी ने दिया था या नहीं? अरे ये रेडिकल इस्लामिस्ट को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो सोनिया गांधी का है। जब से वो पावर में आई है तब से रेडिकल इस्लामिस्ट मूवमेंट इस कंट्री में बढ़ते चला गया। डेटा निकाल के देख लीजिए। और ऐसे ऐसे लोग कवर फायर देते हैं। लेकिन अजय आलोक जी, मुर्शिदाबाद से, ममता बनर्जी से, सोनिया गांधी से अगर आप इस कल के वाक्य को कंपेयर करेंगे तो कहीं आप पाकिस्तान को विंडो दे रहे हैं? पाकिस्तान की इसमें अकाउंटेबिलिटी कम कर रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के कारण मैं एकदम अकाउंटेबिलिटी नहीं कम कर रहा हूं पाकिस्तान की। इन लोगों को प्रेफरेंस मिलता है, इनका मोरल हाई करते हैं ये लोग बैठ के यहां पे। कल इतनी बड़ी इंसिडेंस हुई, क्या रॉबर्ट वाड्रा में दिमाग का द है जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आज ये दे रहे हैं? इससे मोरल किसका बढ़ेगा? ऐसे ऐसे स्टेटमेंट से, रॉबर्ट वाड्रा के स्टेटमेंट से अगर पूरा पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी चल रहा है, सुशील पंडित, क्या हम इस बात को माने कि रॉबर्ट वाड्रा की वजह से ये सब हो रहा है? सवाल ये है कि एक्शन का टाइम है। सवाल ये है कि कैसा एक्शन और कब तक ये जो बार बार पाकिस्तान की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है, ब्लीड थ्रू 1000 कट्स, यानी हमारे जिस्म पर इस तरह के 1000 कांटे लगा दो कि खून रिस कर निकल के हमें मार देगा। ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? धन्यवाद नाविका जी, मुझे अवसर देने के लिए इस शो में। देखिए, इस देश ने लगातार 3 जनादेश दिए हैं एक सशक्त सरकार, एक सशक्त प्रधानमंत्री को। रॉबर्ट वाड्रा एक साइड शो है। वो
उसे छोड़ दीजिए, उसका ना बहाना बना सकते हैं हम, उस पर थोड़ा एतराज कर सकते हैं, लेकिन वो छोड़ दीजिए, वो एक फ्रीक शो है। हमारा जो ध्येय है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, देश को लेकर, कश्मीर को लेकर, जिहाद को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, विदेश नीति को लेकर, अपनी सामाजिक समरसता को लेकर, उसको वाड्रा जैसा कोई तिनका डगमगा जाए, ये गले नहीं उतरती बात। जो बातें साफ साफ समझने मानने वाली हैं वो ये है। नंबर 1, कश्मीर में जिहाद की जो क्षमता है अपने बूते कभी भी, कहीं भी, किसी को भी, किसी भी तरह निशाने पर ले लेने की, वो इंटैक्ट है। इस सदमे ने, इस दुर्घटना ने हमें ये याद दिलाया है कि जिहाद गाहे बगाहे अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, हमें बताता है कि वो मौजूद है और उसमें वो ताकत और क्षमता है कि वो कहीं जाकर किसी निर्दोष को हत्थे चढ़ा दे, निशाने पर ले ले, नुकसान पहुंचाए, इस देश को आहत करे। नंबर 1। नंबर 2, जिहाद की क्षमता को हम पत्थरबाजी के रुकने, स्कूल और कॉलेजेस के समय पर चलने, बाजारों के खुलने, दफ्तरों के काम होने, पर्यटकों के आने या अमरनाथ यात्रा के सही सलामत हो जाने की कसौटी पर नहीं आंक सकते। जिहाद तय करता है कि उसको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, पत्थरबाजी करनी है कि नहीं करनी है, स्कूल जलाने हैं कि नहीं जलाने। अगर वो ये तय करे कि हमें सिर्फ अपने रिसोर्सेज बचाने हैं, जाने बचानी है और हर 2, 4, 6 महीने बाद ये करना है, तो वो करता है। उसे अगर हफ्तों एनकाउंटर खींचना है तो वो खींचता है। अगर उसे कठुआ में मारना है तो मारता है, अगर उसे किश्तवाड़ में मारना है तो मारता है, अगर उसे किसी केमिस्ट को, मक्खनलाल बंदरू को उसकी दुकान में मारना है तो मारता है, किसी को बैंक कर्मचारी को उसकी सीट पे बैठे बैठे मारना है तो मारता है, किसी को घर में घुस के महिला को मारना है तो मारता है। वो छोड़ता नहीं है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, वो स्कूल में जाकर टीचर का शिनाख्ती कार्ड देकर मांगता है, मारता है, और वो 22 सरन पहलगाम में जाकर पतलून उतरवा कर चेक करता है कि तू हिंदू है तो मारता है। वो अपने तरीके से काम करता है। हम ये जो 2 घटनाएं हैं, इन दोनों के बीच फिर कहते हैं कि अब पत्थरबाजी रुक गई, अब जिहाद खत्म हो गया, अब सब सामान्य है, अब शांति है, अब चीजें कंट्रोल में है, अब जाइए पर्यटक भर भर के जाइए, कश्मीरी हिंदुओं तुम क्यों पड़े हुए हो, लौटिए घर लौटिए। हमारा जिहाद की क्षमता को आंकने की कसौटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए जिहाद किस तरह लड़ता है ये समझना पड़ेगा नाविका जी, ये समझ हमसे अभी आई नहीं है। और तीसरी बात जो बहुत सही कही मेजर गौरव आर्या ने भी, कि ये तय करना पड़ेगा जो हम रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते रहें, इंतजार करें कि कब हमला हो और फिर कर हम इनको ढूंढने जाएं और मारें, या हम प्रोएक्टिव रहें और हमारा रिएक्शन भी क्या इनकी कमर तोड़ने के लिए है, इनका जबड़ा उखाड़ने के लिए है, या देश के गुस्से को शांत करने के लिए है, उबलते हुए खून पर कुछ छींटे डालने के लिए है, ताकि लोग थोड़ा नरम हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ खून में जो उबाल है उसको शांत करने के लिए, या